महासभा है, फिर बाद में जो आरएसएस है 1925 में बन गई थी, उनके खिलाफ भी तो गांधी और नेहरू की आलोचना करते करते हमारे दिमाग से ऐसा न हो कि हम आरएसएस और मोदी की तारीफ करने लगे और ज़्यादा होने की पहली बात तो हमको स्पष्ट रूप पर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। भगत सिंह जब ये कहते हैं अंग्रेजों की जगह हिंदू हैं, वो भारत छोड़कर चले जाएंगे, आज़ादी मिल जाएगी, उस साल जो भी अफरा-तफरी में बीतेंगे, उसके बाद लोगों को मेरी याद आएगी। तो वो इस रूप में कह रहे हैं कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जो आज़ादी मिलेगी वो यहाँ के पूंजीपतियों और जमींदारों की आज़ादी होगी, ये मजदूर मेहनत की जनता की आज़ादी नहीं होगी। वो किस आज़ादी की बात करते थे? जब वो मरते समय रूस में जो मजदूरों की क्रांति के नेता लेनिन थे, लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो उनका एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है, यानी कि फांसी से की अंतिम समय। वो रूस में जो समाजवादी क्रांति थी उसी तरीके से मजदूर मेहनत उसका राज लाना चाहते थे, जिसमें था कि किसी के पास में विशेष अधिकार नहीं होंगे। जो निजी संपत्ति का मतलब छोटी मोटी संपत्ति नहीं, बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े खेत, बड़े खदान, प्रोडक्शन के बड़े बड़े क्षेत्र जो है वो मजदूरों के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के अंडर में होंगे। मतलब जब तक ये चीजें नहीं होती, पूरी समाज व्यवस्था मजदूरों के हिसाब से नहीं चलेगी, तब तक नहीं चल सकती। जैसे रूस के अंदर जो स्ट्रक्चर था राज्य का, नीचे से लेकर के ऊपर तक का जो पूरे नियम कानून मजदूरों के हिसाब पर, जैसे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है, रूस के अंदर में जूरी होती है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की तरीके से रूस में आज भी जूरी होते हैं, लेकिन मजदूरों के शासन काल में जूरी के 5 जजेस की पीठ सबसे बड़ी पीठ होती थी, तो उसमें 3 मजदूरों के रूप में भर्ती किए जाते थे। नियम था अनिवार्य तौर पर 5 जो बड़े जज होंगे जिनका फैसला आखिरी फैसला होगा, उनमें 3 मजदूर होंगे। यानी कि जो न्याय व्यवस्था भी है वो न्याय व्यवस्था जो है मजदूरों के हिसाब से चलेगी। ट्रेड यूनियन सरकार और क्या कहते हैं वहाँ जो कहते हैं मजदूरों की पार्टी जो थी उससे स्वतंत्र थी। वहाँ नियम था जुर्माने की प्रथा, कोई भी मैनेजमेंट कोई भी मालिक जो मजदूरों पर जुर्माना नहीं लगा सकता है। मजदूर की कंप्लेंट पर कंपनी का जो संचालक होगा, यानी कि सरकारी कंपनी है, सब सरकार के अंडर में चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बड़ा अधिकारी जो है तो मजदूरों को दंडित करेगा। मजदूर की कंप्लेंट पर अधिकारी को नौकरी से निकाला जा सकता है, आजीवन कारावास हो सकती है, यहाँ तक कि फांसी भी हो सकती है। मजदूरों की चिट्ठी पर, मजदूरों की शिकायत पर वो रूस की सरकार को संवेदनशीलता से विचार करती थी। विचार किस रूप में करती थी? क्योंकि वो ये मानती थी श्रम करने वाला जो मेहनत करता है वही संवेदनशील होता है। जो हरामखोर है, जो निठल्ले हैं, वो संवेदनशील होते ही नहीं। श्रम करने वाला ही न्यायप्रिय हो सकता है, वही सच्चा न्याय करता है। निठल्ले लोग अन्याय करेंगे। तो इसलिए मजदूर और मेहनत करने वाली जो श्रमजीवी जनता है वो बाहर लोगों पर छोड़ दिया जाए। आमतौर पर वो झूठी शिकायतें नहीं करते, उन वाले मैटरों को भी देखते थे, उनको छोटी मोटी सजाएं होती है। तो ये जो शासन व्यवस्था पूरे मजदूरों के हिसाब से चलेगी। एक तो बात ये, अब भगत सिंह देख रहे थे कि जो आज़ादी अगर कांग्रेस के नेतृत्व में मिलती है तो फिर ये आज़ादी रूस वाली आज़ादी नहीं है। रूस वाला मजदूरों की सत्ता यहाँ कायम होने नहीं जा रही है। वो सत्ता कौन सी कायम होने जा रही है? वो अमेरिका ब्रिटेन जैसी सत्ता कायम होने जा रही है, जहाँ मजदूरों की स्थिति बहुत बुरी थी उस समय और पूंजीपतियों के लिए चांदी। और वही आज़ादी के आज जो 77वां जो स्वतंत्रता दिवस मेरे ख्याल से मनाया जा रहा है, और फिर 76 सालों से क्या क्या हम आज़ाद हैं? भगत सिंह की बात के शब्दों से सच नहीं। एक तो बात मतलब मेरे को ये रेखांकित करना, दूसरी बात ये रेखांकित करने के हमेशा जब तक हम संगठन की ताकत को नहीं महसूस करते, संगठन बिना विचारों के नहीं बनता। विचारों का मूल और ठोस रूप संगठन होता है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप में बात करें तो इस रूप में अगर हम बातचीत करें कि जो 20वीं सदी मतलब जो सदी बीत गई, जो 100 साल बीते हैं, उसमें एक घटना जो रूस में मजदूरों की अक्टूबर समाजवादी क्रांति थी, उसने पूरी दुनिया की वो चालक शक्ति बनी। जो श्रम कानून से लेकर के नागरिक अधिकारों से लेकर के वोटिंग अधिकारों से लेकर के तमाम सारे अधिकारों की हम जो बात करते हैं, वो अक्टूबर क्रांति ने उसकी नींव रखी और पूरी दुनिया की मजदूर आबादी को उद्वेलित किया और लीड किया। और हमें भी यहाँ जो उपकरण पैदा हुआ, हमें भी इसका अधिकार हासिल। उस क्रांति के नेता लेनिन की क्या बात है संगठन के बारे में? वो ये बताते हैं कि 100 लोगों की 1000 लोगों की भीड़ कुछ नहीं कर सकती। अगर 10 समझदार लोग हों तो वो किसी भी इलाके में किसी भी देश को उत्तर मचा सकते हैं। वो संगठन की ताकत की बात करते थे, समझदार लोगों से बात करते थे, क्योंकि वो समझदार इसलिए कि बांटू से आगे बढ़े हुए लोग, वो बांटू से दूर तक सोचते हैं, इसलिए उनकी सामाजिक जिम्मेदारी जो है वो ज्यादा बनती है। तब उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे क्रांतिकारियों से डटा हुआ संगठन दे दो, मैं पूरे
और लेनिन ने रूस को ब्लड दिया। 25 अक्टूबर 1917 को क्रांति कर दी, मजदूरों की सत्ता कायम कर दी। मतलब ये अक्टूबर क्रांति की अगर हम बातचीत करें, संगठन की ताकत है। उस चीज को भगत सिंह की अगर हम बात करें, भगत सिंह से पहले अगर हम घटनाक्रमों की बातचीत करें आज के समय में, तो सितंबर 1924 में भारत में एक बड़ी घटना हुई और 25 में भी एक बुरी घटना। 24 की घटना अच्छी घटना है तो 25 की घटना उतनी खराब घटना है। 24 की घटना क्या है? 24 की घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम लिखा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी कि इस संगठन के बल पर हम अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति करें। अंग्रेज लोग हाथ पैर जोड़ करके भारत से भागेंगे नहीं, बल्कि इनके खिलाफ में जनता को सशस्त्र क्रांति करना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी। उस झंडे के हिसाब से उन्होंने कानूनी कांड है जो अंग्रेजों का खजाना लूटा। फिर उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। 4 लोगों को फांसी चढ़ी गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और उसके बाद में 16-17 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। छोटा सा संगठन, हम तो आज 50 बैठे हैं, उनके संगठन में चंद दर्जन लोग थे उस समय, लेकिन उनके पास में हौसला था। वो जानते थे कि अगर सही विचारों पर पड़े होंगे, भारत की जनता निश्चित तौर पर जो अंग्रेज लोग आज ताकतवर है, लेकिन उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ेगी और जनता हमारे सामने खड़ी होगी। चंद्रशेखर आजाद बच गए, चंद्रशेखर आजाद पकड़ में नहीं आए। उसके बाद 1925 में एक बहुत खराब घटना क्या हुई? हेडगेवार ने भारत में आरएसएस कर दी। मतलब 1 साल के अंतराल में एक जो क्या कहते हैं, जो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के संगठन बना रहे, वो भी विचारों के महत्व को समझ रहे, वो भी संगठन के महत्व को समझ रहे कि संगठन के बल पर ही क्रांति होगी। तो वहीं आरएसएस जैसी सांप्रदायिक ताकत, जनता को विनाश के गड्ढे में ले जाने वाली ताकत भी संगठन के महत्व को समझ रही है और वैचारिक महत्व को समझ रही है। तो आरएसएस ने 1925 से या उससे पहले हिंदू महासभा भी थी, तो उसमें लगातार अपने विचारों को आरोपित किए। आज वो विचार भौतिक शक्ति है। अगर हम आजादी के बाद आरएसएस लगातार अलगाव में पड़े, लेकिन वो अपने विचारों पर अड़ी। इस मामले में उन बुरे लोगों से हमको सीखने की जरूरत है। अगर हम बातचीत करें इस मामले में बुरे लोगों से भी कई बार हम लोगों को सीखना पड़ता है। तो अब इस स्थिति में अगर हम बातचीत करें कि क्या कहते हैं, फिर 1928 में घटना हुई। 1928 में घटना क्या हुई कि चंद्रशेखर आजाद ने तमाम सारे देश के जो अलग अलग क्रांतिकारी थे उनसे संपर्क साधा। उसी क्रम में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से लेकर के तमाम सारे लोग थे। उससे पहले तो राजगुरु के बारे में कहते हैं आरएसएस की शाखा में भी गए, राजगुरु गए, अगर लेकिन बाद में बदल गए। मतलब तो कॉलेज के जो भगत सिंह भी गए, अगर आप बातचीत करें तो तब जब इनका जो संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद में इन्होंने फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि उस समय जो है लगभग निष्क्रिय होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो 4 लोग को फांसी चढ़ा दिया गया था और ज्यादातर लोग जेल में जाते थे। फिर इन क्रांतिकारियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में गुप्त मीटिंग करने के बाद में अपने संगठन को जो पुनर्जीवित किया, उसका नाम लिखा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी कि समाजवादी शब्द जोड़ा। जो समाजवादी शब्द कहाँ से जोड़ा? रूस में मजदूरों का जो समाजवादी राज्य था, उसी तर्क पर इसका घोषणा पत्र बनाया। उसमें बनाया कि भारत में भी हमको जो है रूस के दर्जे पर क्रांति करनी है और क्रांति सशस्त्र हो, जो उनका अपना उद्देश्य था और उस उद्देश्य के तहत वो चले। अब अगर हम भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह बहुत ही विनम्र थे। भगत सिंह कभी ये नहीं कहते थे फांसी चढ़ गए 23 साल की उम्र में। चंद्रशेखर आजाद की अगर हम बात करेंगे, वो 2 ही भाई थे। अगर हम अपने क्रांतिकारी शहीदों को देखें, उस जमीन पर जब हम खड़े होंगे तो उसके बाद हमको सामाजिक जिम्मेदारियां का एहसास होगा। जैसे मैं थोड़ा बहुत काम करता हूँ तो लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम मैंने कर दिया होगा, बाकी जनता भूल होगी, पूरे कचरे होगी, ये भावना हमारे अंदर भी आती है। यह आती है हम ही दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, बाकी मजदूर मेहनत करने वाली जनता तुच्छ है। ये भाव ठीक नहीं। भगत सिंह ने कभी घमंड नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद ने कभी घमंड नहीं किया, अशफाक उल्लाह खान ने कभी घमंड नहीं किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जनता निष्क्रिय है, जनता उसका साथ नहीं देती, बल्कि उन्होंने हमेशा जनता की इज्जत की। और जनता ने जब वो वांटेड लोग, उस समय लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को अपने घर में शरण दी, भगत सिंह को अपने घर में शरण दी, उनको खाना खिलाते थे। उनके घर के लोगों को किसने किया? इस हिंदुस्तान की जनता ने किया और जनता ने भी अपनी बारे में दिखाया जो चीज़ों को। तो इस रूप में हमको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से इसी तरीके से विनम्र और विनयशील होने की जरूरत बनती है। क्योंकि मानव जाति में जब भगत सिंह फांसी चढ़ रहे थे तो भगत सिंह ने एक बात कही, मैं कोई दुनिया का अनोखा काम नहीं करूँ, मुझसे पहले भी शोषित उत्पीड़ित जनता की लड़ाइयाँ युगों से जारी थी। मेरे से पहले भी लाखों लाख लोग इस जंग में फांसी चढ़ चुके हैं, अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं।
तो वर्तमान समय में भी लोग हजार लोग हैं हिंदुस्तान के जो कि फांसी चढ़ रहे हैं, जो कि मर रहे हैं। और मेरे बाद भी एकदम जो जारी रहेगा, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि वर्गीय समाज रहेगा, मानव द्वारा मानव का शोषण जारी रहेगा, तब तक ये जंग है। और इस जंग में मैं छोटी सी कुर्बानी देगा। तो भगत सिंह जो 1 साल की उम्र में फांसी चढ़ रहे हैं, वो इतने विदेशी, उनके शब्दों में फांसी पर चढ़ना कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा नहीं कर रहे जनता के उसमें, क्योंकि मुझे वो भी जानते हैं कि मुझे भी जो ये जुबान मिली है वो दबी कुचली पीढ़ी है, जो उनके योद्धा है, जो जिसमें स्पार्टकस जैसे योद्धा भी, तो तमाम सारे अन्य योद्धा भी हैं, तो उन लोगों ने मुझे जुबान दी और उसी क्रम में मैं चला हूँ। और यही मानव जीवन गुलामी का जीवन नहीं है। तो इसको लेकर के जो भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से हमको सीखने की जरूरत है। चंद्रशेखर आजाद अपनी माँ के 2 भाई बहन थे, जो फिर बाद में जो यूपी से मध्य प्रदेश चले गए। उसके बाद पिताजी की डेथ होगी, बड़े भाई की मौत होगी, वो वांटेड थे। माँ जो अकेली थी, अगर आप बात करेंगे, उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, वो किन स्थितियों में थी, माँ की तबियत खराब थी। जब माँ की तबियत खराब होने के बाद में मतलब कैसे हमारे क्रांतिकारी शहीद थे और वो कितने विनयशील थे, उनको भी समझने की जरूरत बनती है। तब हमारे अंदर का जो अहंकारी रावण है वो रावण कब मरेगा। हमें अपने अंदर के अहंकारी रावण का भी वध करने की जरूरत है, क्योंकि जो जनता के क्रांतिकारी लड़ाके हमेशा विनयशील रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं जनता के लिए बहुत ज्यादा जो मैंने किया है, करते ही आप लोग करते हैं। जो समझदार होंगे तो उन्होंने किया है जनता के। अब जो चंद्रशेखर आजाद जब वांटेड होंगे, उनके बड़े भाई की भी डेथ होगी, जो पिताजी की भी डेथ होगी, माँ अकेले, ठीक है नहीं, वो जो ब्राह्मण थे चंद्रशेखर आजाद जनेऊ पहनते थे, आप जो देखते हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के रूप में धर्म कुछ नहीं था। अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद उनके पक्के दोस्त थे, भगत सिंह उनके पक्के दोस्त थे। एक हिंदू ब्राह्मण का जो सिख भी है तो मुसलमान भी है, मतलब उनके बीच में तो कोई भाव नहीं। और वो क्या कहते थे कि माँ भारती को अंग्रेजों के भेड़ियों से आजाद कराना हमारा मिशन है और सबसे बड़ा धर्म है हमारे उसमें। अगर अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करें तो आज जो समय है, मतलब अगर हम अपने क्रांतिकारी शहीदों से सीखने के लिए तैयार हैं, किताब में हम लोग जाएं। एक बार इसी तरीके से अंग्रेज ने साजिश रची, शाहजहांपुर में अशफाकुल्लाह खान के घर में जो है भीड़ हमला करने के लिए गई। राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदू थे, उनको पता लगा और वो जो है सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा अगर किसी ने अशफाक के घर पर हमला किया उसको मेरे लाश पे ढूंढ के करना। ये काकोरी के शहीद थे भाई। ये मूर्खों, उनको अंग्रेज लोग पूरे धर्म जाति के नाम पर दंगे फसाद कराए, हमारी आजादी की लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। और तुमने अशफाकुल्लाह खान के घर पर हमला करोगे, जो भारत माता के सब कुछ न्यौछावर कर चुका है। मतलब ये अनुकरण क्या हम लोग करेंगे? मतलब जो आज हमारी चुनौतियां जो उनको करने की जरूरत है, जो माहौल देश का बन रहा है, वहाँ कब दंगा फूट जाए। मतलब एक तो बात ये मेरे को रेखांकित करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात साथियों, हमारे इसमें तो आरएसएस की बात की जा रही है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद की मैं बात कर रहा था। उसके बाद एक बार जो उनकी माँ की तबियत खराब, गणेश शंकर विद्यार्थी भी थी, जिनके नाम पर पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं, उनके ऑफिस के अड्डे में क्रांतिकारियों की मीटिंग होती थी पूरी तरीके से। किसी बंदे ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद की माँ की तबियत बहुत ज्यादा खराब है, वो भूखमरी का भी शिकार है, पिताजी की विदाई हो चुकी है, बड़ा भाई मर चुका है, ये वांटेड है, घर नहीं जाते हैं, बुढ़िया है वो माँ, उसकी देखरेख के लिए हमको कोई मदद नहीं पाई। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने चंद्रशेखर आजाद बाद में जब मिले तो उनकी जेब में पैसे डाले। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ की स्थिति बहुत खराब है, अपनी माँ के पैसे पहुंचा दे। चंद्रशेखर आजाद ने पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा मतलब वो तो लेकर के चले गए वहाँ। कुछ समय के बाद में वहीं पर को जो है क्या कहते हैं, वही व्यक्ति आया, उन्होंने कहा गणेश मैंने तुमसे बात की थी, उसकी माँ की तबियत बहुत ज्यादा खराब है और वहाँ पर जो थोड़ा देख रेख हमको करनी ही चाहिए, तो थोड़ा देख रेख हमको करनी चाहिए इसमें और थोड़ी मदद करनी चाहिए। वो तो देश के लिए कुर्बान हुआ है, तो उन्होंने कहा ठीक है। बंदे को तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का बहुत गुस्सा आया। और गुस्सा जब आया तो अगली बार जब चंद्रशेखर आजाद मीटिंग के लिए आए तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से बोला, पहले बहुत डांटा बड़े शंकर विद्यार्थी, तुम्हें अपनी माँ का भी ध्यान रखना चाहिए, आज़ादी के सुनते सबको जाने पूरी सुनी चंद्रशेखर आजाद से बात। चंद्रशेखर आजाद ने बात खत्म हो गई, तब पूछा आप अपनी बात रखो, उन्होंने काटी। उन्होंने कहा ये सच है कि तुमने मुझे पैसे दिए। जब मैं घर से बाहर यहाँ तुम्हारे वहाँ से ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे अपनी माँ भी दिखाई दे रही, इसका कोई नहीं, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता। और जो दूसरी चीज थी कि क्या कहते हैं उस स्थिति में कि क्या कहते हैं जो आपका वो है, दूसरी तरफ इस देश में मेरे ही संगठन में मेरे ही जैसे तमाम सारे लोग हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं, जिनके पीछे अंग्रेज कुत्तों की तरीके से पड़े हैं, वो वांटेड लोग हैं, लेकिन फिर भी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो जंगलों में हैं, वो तमाम जगहों पर वो
खाने की जरूरत थी, तो मैं अपनी माता के पैसे कैसे पहुंच सकता? मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं अपनी माँ तक के पैसे पहुंचाऊं। उन नौजवान को कि इस देश को ज्यादा जरूरत है, मेरी माँ की भी जरूरत है, मुझे जरूरत है मेरी माँ की, लेकिन इस देश को किसकी जरूरत है? जो इस देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, उन नौजवानों की जरूरत है। तो क्रांतिकारी लोग इस व्यक्ति के बने जिनकी हम बात आज कर रहे हैं, जो कहते हैं कि अपना त्याग, व्यक्तिगत त्याग, जो सर्वस्व जो न्यौछावर करने की भावना जो है, और चंद्रशेखर आजाद ने किसी को कभी ये लिखा कि जनता कमजोर है। मतलब इन मामलों में भी हमको अपने क्रांतिकारी शहीदों से प्रेरणा लेने की जरूरत बनी। मतलब एक एक चीज तो एक चीज मैं ये रेकमेंड करना चाह रहा हूँ, आरएसएस के बारे में अगर हम ये देखें, मतलब आरएसएस में भी कई बार हम लोग गलत ट्रैक पर बात करते हैं। गलत ट्रैक पर क्या? हम ये कहते हैं कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं, इसका मतलब ये है कि संगठन के रूप में भागीदारी नहीं, लेकिन व्यक्ति के रूप में स्वयंसेवकों ने भागीदारी की। किस स्थिति में? हेडगेवार भी जेल गए 2 बार। अगर हम बातचीत करें तो कम समय के लिए आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार थे। जब हम समाज में जाते हैं तो गलत तथ्य जब हम देते हैं तो लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। एक तो चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि जो उनकी रचनाएं हैं, और अगर हम बातचीत करें संगठन के बतौर, आरएसएस ने कभी भी आजादी के आंदोलन को समर्थन नहीं या जनता का आह्वान नहीं, बल्कि उन्होंने छूट दे। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। कई बार हम बात करेंगे वही रचनाएं लेकर के आते हैं कि आरएसएस पर देखो क्या नहीं जा सकते। हेडगेवार ने खुद ही जब तिरंगा फहराने की बात आई, स्वयंसेवक के पद से इस्तीफा भी दिया था। फिर बाद में गोलवलकर, अगर हम बातचीत करेंगे, वो गांधी के साथ में पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में भी उनका साथ रहा है। अगर आप बातचीत करेंगे तो इस स्थिति में अगर लेवल बातें करेंगे तो वो बातें कि बिल्कुल योगदान नहीं, वो स्वयंसेवक जो उनका कैडर था वो आप हम सकते हैं आरएसएस के सामने दुविधा क्या थी? दुविधा ये थी पूरा देश जो आजादी के माहौल में रंगा हुआ, लहर की आजादी, यानी पूरे उसमें। अब उस स्थिति में आरएसएस अगर अपने कैडर को मना करता तो अपने ही नेताओं के कपड़े पाते, वो वहाँ होता देश का। इसलिए आरएसएस ने मजबूरी में ये चीज स्वैच्छिक तौर पर लोग जा सकते, मतलब जो कहते बात। लेकिन अगर हम इनकी रचना कर रहे हैं, आरएसएस का सैद्धांतिक तौर पर सबसे बड़ा गुरु कौन है? गोलवलकर, जो ब्रिटिश शासन के चालक है, इन्होंने वैचारिक आधार। हेडगेवार भले ही पहले शासन के चालक थे, तो सांगठनिक तौर पर उनके अंदर भी क्षमता है कि संगठन प्रथा के ऊपर, लेकिन वैचारिक तौर पर गोलवलकर नहीं आधार थे। गोलवलकर ही उनको जो है क्या कहते हैं संचालित करते थे। वो सावरकर से भी मिले हुए, सावरकर से भी वही एक्टिव हो, मतलब प्रेरित हो, तमाम सारी चीजें हैं। अगर हम हेडगेवार का कोई वैचारिक तौर पर आपको लेखन नहीं मिलेगा, लेखन किसका मिलेगा? गोलवलकर का मिलेगा। गोलवलकर का ये मैं लेकर के गया था, उनकी अपनी किताब, अपनी आत्मकथा, तमाम सारे नोट्स थे। उन नोट्सों में उन्होंने खुद लिखा आजादी के आंदोलन का जो है विरोध किया है। थोड़ा सा मतलब 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी बात नहीं है, देखो गोलवलकर की बात क्या है, पांडे जी क्या है, पांडे जी ने रखा था, लेकिन ये 2 रूप में मैं लेकर के आया था। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण आदमी, अगर जड़ की अगर हम बात करें, मतलब सावरकर, हेडगेवार, गोलवलकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इनकी जड़ है। बाद में 1951 में जनसंघ का निर्माण किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रूप में जो महत्वपूर्ण भूमिका। जैसे अगर हम गोलवलकर की बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार का विरोध देशभक्ति और राष्ट्रवाद कहा जा रहा है, मतलब अंग्रेजी सरकार के विरोध को देशभक्ति और राष्ट्रवाद कहा जा रहा है। यह एक प्रक्रियावादी विचार, मतलब गलत विचार है। ये गोलवलकर ने लिखा, इस विचार का स्वाधीनता आंदोलन इसके नेताओं और सामान्य जनता पर भयानक प्रभाव पड़ेगा, मतलब भयानक प्रभाव पड़ेगा, मतलब गलत प्रभाव पड़ेगा। ये गोलवलकर ने लिखा है, हमने नहीं लिखा है क्या? गोलवलकर है बंच ऑफ थॉट्स, पेज 138 में गोलवलकर ने खुद लिखा। ये गोलवलकर की रचना, हमारी रचना नहीं है। तो सामने हम देख रहे हैं, आप गूगल में सर्च मारें बंच ऑफ थॉट्स में पेज नंबर क्या कहते हैं 138 वैसे भी आ जाएगा आपको, मगर आप समझ भी आ जाएगा। दूसरा गोलवलकर क्या लिखते हैं? संघर्ष के बुरे परिणाम निकले, 1920-21 के आंदोलन के बाद लड़के क्रांतिकारी बन गए, यानी कि लड़के क्रांतिकारी बन रहे थे, बुरे प्रभाव। ये उसको अच्छे रूप में नहीं देख रहे। 1942 के बाद लोग सोचने लगे कि कानून का विचार करने की कोई जरूरत नहीं, इतने चिंतित हो गए। 42 का जनता करेगी, अगले को भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दे रहे हैं, कानून की कोई चिंता नहीं कर रहे, तो बहुत बुरी चीज हो गई है। 1920-21 के असहयोग आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव के बारे में गोलवलकर के विचार, ये श्री गुरु की समग्र दर्शन पृष्ठ 14 पर, जो कहता महेश दत्त शर्मा, ये राइटर और श्रम की नागपुर मुख्यालय में किताब लिखी, ये पृष्ठ
नहीं वाली किताब आरएसएस में पूछी जाती है किताब। उस किताब में पेज नंबर 14 पर लिखा है जो युवक गोल वर्ग के बारे में 1942 में लोगों के हृदय में ठान था। इस समय संघ अपना दैनंदिन कार्यक्रम चलाता रहा। संघ ने सीधे कुछ भी नहीं करने का निर्णय किया था। बुद्धि दर्शन चौथा पाठ पेज 40 में उसी किताब में पेज 40 में चौथे पाठ में किताब है, यानी कि जब उपदेश पत्र वो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके बातचीत करते हैं उनका क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने से इनकार। मतलब जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भी बंगाल में मंत्री के बगैर उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का दमन करने में अंग्रेजों की सक्रिय मदद करने की कोशिश की। 1942 में करो या मरो का आंदोलन बाद के समय में आया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया कांग्रेस पार्टी को, महात्मा गांधी के नेतृत्व वो थी उसको अंग्रेजों के सामने पेशकश कर रहे आंदोलन कैसे पूछा जाए, कैसे मुस्लिम का दमन किया जाए, हमारी कोई मदद करती है तो हम हमारी मदद करें। ये अब आपका सवाल यह नहीं है कि बंगाल में इस आंदोलन का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि बंगाल के अब वो करें कि बंगाल में तो वही है, ये लहर तो देशव्यापी है। तो प्रांत में प्रशासन को इस तरीके से चलाना चाहिए जिससे तमाम कोशिशों के बावजूद जो आंदोलन प्रांत में अपनी जड़ें जमाने में सफल न हो पाए। एक बात हिमालय, जहाँ तक इंग्लैंड के बारे में भारत के रुख की बात है तो इस मौके पर इनके बीच किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होना चाहिए। आगे बहुत सारी बातें लिखी लास्ट में, जो व्यक्ति की जन भावनाओं को भड़काकर आंतरिक विक्षोभ और असुरक्षा पैदा करना चाहता है सरकार को उसका कड़ाई से विरोध करना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है लीड फ्रॉम अ डायरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन्हें निकाली हुई छापी है 175 से 190 तक का लिख रखा है, यानी कि जो इनकी अपनी जीवन वृत्तांत लिखते हैं उस जीवन वृत्तांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये बातें लिखी। अब अगर हम गोलवलकर की ये बातें लिख लें, हमारी किताबों में तो बहुत सारी बातें हैं, हम मजदूर को शांति के उसमें जो कि ओला जी जो बात कर रहे थे, जो विजय भाई जो बात कर रहे थे, भाई हो सकता है हम सारी किताबें न पढ़ लेकिन उसका निचोड़ पकड़ सकते हैं, सार पकड़ सकते हैं। सार ये पकड़ सकते हैं कि अगर हम सावरकर की बात करें, आरएसएस बनी 1925 में, अब अगर आपकी यूनियन